सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह सोडी जी। और मैं रेजिडेंसी गार्डन में रहता हूँ। जी, आज किस समस्या को लेके आप? सर, आज मैं कुछ रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर की समस्या को लेकर के बात करना चाहता हूँ। जी, बताएं। एक इस देश में एक मिडिल क्लास आदमी घर कैसे बनाता है? जी। थोड़ा पैसा अपना इकट्ठा करता है, सारी ज़िंदगी भर की कमाई 25 साल 30 साल 35 साल में जो उसने पैसा कमाया, ठीक है, बाकी कुछ पैसा बैंक से लोन लेता है और एक अपना सपनों का घर बनाता है और इसी तरीके से व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन इसमें जो कहा जाता है वैसा होता नहीं, ठीक है। कोई आदमी कोई क्राइम करे तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे जब बैंक से हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमारी जिस प्रॉपर्टी पे हमने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 50 लाख के अंदर हम खरीद है, ठीक है, ज़मीन लेके हम उसे बनाना चाह रहे हैं, तो बैंक क्या करते हैं, उसमें हमें बड़ी मुश्किल से 25 से 30 लाख का लोन देते हैं, कभी कभी आधे से भी कम देते हैं। उनकी वैल्यूएशन इस ढंग से निकाली जाती है कि वो ज़मीन खरीदने में सर्किल रेट का 70-75% लोन देते हैं, ठीक है, जबकि मार्केट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन जो है हमें जो सर्किल रेट है उससे दुगने तिगने रेट में मिलती है, तो हम ऑलरेडी उसके अंदर विथ रजिस्ट्री अपनी जेब से 140 से 150% हम इन्वेस्ट करते हैं, 70-75% बैंक का इन्वेस्ट होता है, तो हम एक ज़मीन खरीदते हैं। फिर मकान बनाने के लिए बैंक हमें क्या कहते हैं, प्लिंथ लेवल तक कहता है आप खुद लगाइए, ठीक है, आपके एस्टीमेट का हम आपको 85 या 90 या 80% तक देंगे, ठीक है, तो बाकी फिर पैसा बैंक हमें रिलीज़ करता है, ठीक है। लेकिन उनकी जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी कम वो लगा के चलते हैं कि मकान में उससे ज़्यादा पैसा लगता है। अगर कोई व्यक्ति 3 मंजिल मकान बनवा रहा है तो वो तीसरी मंजिल को मानते नहीं कि हम लोन नहीं देंगे, ठीक है, और केवल ग्राउंड और फर्स्ट को लोन देंगे, तो तीसरी मंजिल अपनी जेब से बनवाते हो। अगर आप बेसमेंट बनवा रहे हो तो बैंक बेसमेंट के लिए लोन नहीं देता, वो मना कर देता है कि बेसमेंट को हम फाइनेंस नहीं करते, तो बेसमेंट में भी जबकि आपका ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो इस ढंग से एक प्रॉपर्टी हम जो 50 लाख की एक आदमी बनाता है अपनी जेब से, ठीक है, तो उसमें बैंक का कंट्रीब्यूशन बड़ी मुश्किल से 20 लाख का होता है। अब समस्या तब आती है जब किसी वजह से किसी भी व्यक्ति का काम धंधा थोड़ा मंदा पड़ता है, हल्का पड़ता है और वो 2-3 किस्तें नहीं दे पाता। जब किस्तें नहीं दे पाता है तो ये लोग उसको कहते हैं कि ये NPA हो गया। ये है NPA की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि हमारी ज़िंदगी पे सारी उम्र के लिए एक गंदा धब्बा लग जाता है NPA के नाम का, जिसमें हमारी सिविल ख़राब हो जाती है और ज़िंदगी में हमें फिर कभी लोन नहीं दिया जाता। और बैंक क्या करता है हमारे तक, जब हम NPA होते हैं तो हमारा 7% का लोन होता है, तो हमारी जो NPA वाली किस्तें होती हैं उनके ऊपर हमसे 18%, 20%, 24% ब्याज भी ज़्यादा चार्ज करता है। और 5-6 किस्तें टूटने के बाद में हमारी प्रॉपर्टी चाहे 50 लाख 55 लाख की है, ठीक है, वो हमें नोटिस भेजता है, लीगल नोटिस भेजता है कि अब हम आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करेंगे। यानी कि हम 18 साल के बाद में देश के प्रधानमंत्री को तो चुन सकते हैं, लेकिन अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी बैंक के पास में 20-22 लाख में हम जो हैं बंधक करके, और बैंक के पास में इतनी पावर आ जाती है कि उसको नीलाम कर दे। नीलाम करता है, हम जैसे लोग रोड पे आ जाते हैं, हमारा परिवार रोड पे आ जाता है, कौड़ियों के भाव में प्रॉपर्टी बिकती है और ख़रीदने वाले भी इन्हीं के कोई जानकार होते हैं जिनको पता होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है और हमें इतने सस्ते में मिल रही है। लेकिन मैं आप सब लोगों से, मीडिया वालों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं कि सर, समाज में ये जो बुराई है इसके खिलाफ थोड़ी आवाज़ उठाइए, ठीक है। इस बात का प्रयास करिए जानने का, हर बैंक से लिस्ट लीजिए हर महीने की कि हाँ आपके यहाँ से कितने लोग NPA हुए हैं, जाके उनका दर्द देखिए, बेचारों के कौन से धंधे खराब हुए, क्या हुआ, कहाँ पे समस्या आई, किस वजह से वो NPA हुए, तो आपको पता लगेगा कि उन बेचारों ने किस तरीके से अपनी पाई जोड़ के इस मकान को बनाया था और NPA के बाद में उनके संग में क्या व्यवहार हो रहा है। बैंकों को ब्याज पे ब्याज मिलता जाता है। अब ये तो कोरोना की एक महामारी जो आई, इसमें भी बैंकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी। उनको पता था बहुत सारे लोगों के जब साल में धंधे बंद रहेंगे तो उस कंडीशन में हम जो हैं इसको भी अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर लेते हैं, तो उन्होंने एक टर्म चला दी अफोर्डेबल। अगर आज के डेट में कोई व्यक्ति नौकरी पेशा है, कोई बिजनेसमैन है, 3 साल के रिटर्न है, धंधा ठीक से कर रहा है,
तो उस कंडीशन में पहले उसको 7% ब्याज पे होम लोन मिलता था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहा है तो 8% 8.5% पे मिल जाता था, बहुत ज़्यादा है। तो अब इन्होंने एक अफोर्डेबल टर्म चलाई कि ये लोग कहीं ना कहीं पे ये सब व्यापारी टूटेंगे, इनकी किस्तें टूटेंगी, तो हम इनको क्या करेंगे, इनसे प्रोसेसिंग फ़ीस भी दुगनी तिगनी 4 गुनी चार्ज करेंगे। जो हम पहले 590 रुपये पर लाख यानी आधा % चार्ज करते थे, वो हम बढ़ा करके उनसे 1%, 1.5%, 2%, 2.5% प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे, यानी कि मोटी तो प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे। उसके बाद में ब्याज भी हम उनसे 10 से लेके 14%, 16%, 18% मन मांगा उनसे ब्याज लेंगे। और ब्याज लेने के बाद में इन्होंने एक टर्म्स उसमें और ऐड कर रखी है अपने फ़ायदे के लिए, जिसको कहते हैं लोन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस। ये जो है ज़बरदस्ती जो है थोड़ा प्रेशराइज किया जाता है हर कस्टमर को कि आप ये इंश्योरेंस लीजिए, हम आपके लोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो लोन को प्रोटेक्ट करने के नाम पे अगर मान लीजिए कि आपका 25 लाख का लोन प्रोटेक्ट हो रहा है, तो उनकी सालाना प्रीमियम जो आएगी लोन प्रोटेक्टर में 22-23 लाख आएगी, 22-23 हज़ार आएगी, 24,000 आएगी। लेकिन यही आप 50 लाख का अगर कोई कहीं से जाकर आप टर्म प्लान लेते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी लाइफ के लिए, तो उस पर पता चलता है कि प्रीमियम 12,000 आती है। ठीक है, तो ये लोन प्रोटेक्टर के नाम से भी और पार्टियों से वो भी पैसा लेते हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो एक मिडिल क्लास आदमी मकान बनाने के अंदर कितना पैसा इनको भरता है, और साथ साथ क्या इनका ब्याज भी बढ़ता जाता है, कभी भी स्टेबल नहीं रहता। नए व्यक्ति को ब्याज कुछ और देते हैं, ठीक है, उसको कम से कम ब्याज पे लोन दिया जाता है। जो पुराना व्यक्ति होता है उसका ब्याज बढ़ चुका होता है। इनकी हर महीने कोई ना कोई लोन कन्वर्जन की स्कीम होती है कि हमें प्रोसेसिंग फीस दीजिए और अपना लोन कन्वर्ट करवाइए। लोन कन्वर्ट करवा के हम आपका ब्याज थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन असल में ये देखा जाए तो ये कमाई के एडिशनल जरिए हैं इनके, ठीक है। और उसमें प्रोसेसिंग फीस जो होती है तो वो इनकी सब इनकम जो होती है वो हम अपनी इनकम में दिखा सकते हैं कि हाँ हमने बैंकों को कुछ दिया, ठीक है। और ये ब्याज बढ़ाते जाते हैं। मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूँ कि कभी मैंने ये 7% ब्याज पे अपनी ज़मीन का लोन कराया था, जो कई बार मेरा 15% तक गया। और फिर मैंने इसको कई बार जो है कन्वर्जन करा करके, मतलब हर साल कन्वर्जन कराने के लिए जाता था तो मेरा 10-12 पे आ जाता था। फिर मैं फ़ीस दे रहा हूँ, फिर कन्वर्ट करा रहा हूँ, फिर फीस दे रहा हूँ, फिर कन्वर्ट करा रहा हूँ। कितनी मुश्किल से मैंने अपने लिए पहले ये ज़मीन फ्री होल्ड करवाई, फिर मैंने इस पर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है। आज इस पैंडेमिक में मेरे भी थोड़े से हालात टाइट चल रहे हैं, मैं बैंक की EMI नहीं भर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी पेंडेंसी के ऊपर 18% बैंक को ब्याज भी भर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा इस देश की सरकार से अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि जब हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिकता हमें समान अधिकार देती है, तो बैंक जो हैं हर व्यक्ति से पार्शियलिटी क्यों करते हैं कि तुम्हारे लिए ब्याज कम और तुम्हारे लिए ब्याज ज़्यादा। इनका कहना ही होता है जिसके काम कच्चे हैं, जो गरीब व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास है, इसके धंधे अच्छे नहीं हैं, उसको हम लोन देंगे तो हम रिस्क ले रहे हैं, तो हम उसको जो, जबकि वो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है इनको अपनी प्रॉपर्टी अगर 100 रुपये की प्रॉपर्टी दे रहा है तो ये 4 रुपये का लोन कर 40 रुपये का लोन कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी इनको ब्याज मोटा चाहिए, प्रोसेसिंग फीस मोटा चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसके धंधे वगैरह स्टेबल नहीं है, उसकी नौकरी थोड़ी सी छोटी है, तो वो बेचारा दुनिया में पाप करके आया है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनकी नौकरियां अच्छी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको ये 7% से कम, जिनको कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उनको कम ब्याज पर लोन दिया जाता है और उन लोगों को ज़्यादा ब्याज पे दिया जाता है जिन बेचारों के काम धंधे बेचारों के हल्के हैं। और जबकि बैंक हर चीज़ में जीतता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो अपने पास महंगी ले ही रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं शोषण आम जनता का हो रहा है, हम मिडिल क्लास वालों का हो रहा है, ठीक है। तो माननीय सरकार से मेरे मुख्यमंत्री जी से, मेरे प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि सर क्यों ना एक भारत में एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिसके अंदर हर व्यक्ति को अगर होम लोन ले रहा है तो सबको एक जैसा ब्याज, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, हैं। अगर वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहा है, बिजनेस के लिए प्रॉपर लोन ले रहा है, तो उसके लिए भी एक जैसा ब्याज, एक जैसी फीस चार्ज की जाए। और उसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और बैंक ने उसे कम लोन दिया है और बेचारा कहीं ट्रैप हो जाता है, तो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सिविल के, बिना किसी और किसी कंडीशन के कि हम उसको NPA डिक्लेयर करके हम उससे पूछें कि भाई तेरे धंधे में कहाँ कमी आई है, कहाँ तेरे को परेशानी है, तेरी प्रॉपर्टी हमारे पास में 50 लाख की, तूने 20 लाख लिया है, तेरा का धंधा चल सकता है, हम तेरे को 10 लाख और देते हैं, तेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ तक है तो यहाँ तक जब चाहे तो उन पर पैसा ले सकता है, ठीक है। हम तेरे को नीलाम करके रोड पे नहीं लाएंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक आमजन की आवाज़ है,
ठीक है। और मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है मीडिया वालों से कि हर बैंक से एनपीए की लिस्ट लेकर के उन बेचारों का इंटरव्यू लीजिए। तो आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि उनके घर में कितना दर्द है, उन्होंने कितनी मुश्किल से अपनी खून पसीने की कमाई जो थी, उन्होंने जो मकान अपने लिए घर बनाया था, अपने परिवार के लिए घर बनाया था, कौड़ियों के भाव में बैंकों के द्वारा नीलाम कर दिया गया। ठीक है। तो बस हाथ जोड़ के बस यही निवेदन है, यही मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ। उसके लिए